हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। एसएससी सीजीएल का 2023 का पेपर एकदम नज़दीक आ गया है। ठीक है, जुलाई में पेपर है और जून का महीना आपके पास बचा हुआ है। आपने जितनी पढ़ाई करनी थी पढ़ डाली है, खूब पढ़ लिया है आपने, जितना भी आपको तैयार करना था, रूल्स वूल्स प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ कर लिया। अब समय है कि आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा कि आप प्रीवियस पेपर लगाइए और मॉक दीजिए। ठीक, मॉक आप देते रहिए, कहीं से मॉक टेस्ट देते रहिए, कुछ नहीं तो हफ्ते में 3 मॉक जरूर दीजिए। आप पूरा का पूरा, केवल अंग्रेजी का नहीं, पूरे पेपर का मॉक दीजिए। एक बैठ के एग्जाम की तरह टाइमर लगा करके सॉल्व करिए। ठीक है, चाहे ऑफलाइन ले लीजिए चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, कहीं पर टेस्ट देते रहिए, मॉक जरूर दीजिए और प्रीवियस पेपर लगाते रहिए। क्योंकि प्रीवियस पेपर से क्या होगा, आपको लेवल का अंदाजा रहेगा कि हमें इसी लेवल में हमारे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और मॉक भी करते रहिए। तो हम प्रीवियस पेपर डिस्कस करा रहे थे और ये जो दिसंबर 2022 में पेपर हुआ था वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वो डिस्कस करते करते आज हम लोग पहुंच गए 30th प्रीवियस पेपर करने जा रहे हैं। 29 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पेपर भी 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 2022 को। और पहला सेट 9 से 10 वाला हम लोग कर चुके हैं। अभी जो करने जा रहे हैं वो कौन सा है, 11:45 AM से लेकर के 12:45 PM के बीच में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये मतलब ये हुआ कि ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा दूसरा सेट है 9 दिसंबर वाला। ठीक है, और 2 सेट इसके और बचेंगे। 30 पे तो आज हम लोग पहुंच ही गए हैं। 10 सेट हमारे और बचे हुए हैं, 31 से लेकर के 40 तक। 10 दिनों में ये सेट भी आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपको सीजर की एक एक चीज़, जैसे जितने भी एरर्स आए हैं वो, जितने फेलर्स आए हैं वो, जो रीअरेंजमेंट हैं वो, ठीक है, इस तरह के सिनोनिम एंटोनिम हो गए, इन सब चीज़ों को मैं इसके अलग अलग करके एक एक उसका सेट बना के आप लोगों को दे दूंगा, डिस्कस भी करा दूंगा, उसकी PDF फाइल भी आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। और कोशिश करूंगा कि जो 2022 में दोनों हुआ था, अप्रैल वाला भी और दिसंबर वाला, दोनों का कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा 1 साल का मिल जाएगा। ठीक, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। बातें हो गई, डिस्कशन करते हैं हम लोग आज के इस सेट का और देखते हैं आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनकी जगह पर क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन क्या है, इडियम का क्वेश्चन है। लिखा है कि फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड क्या होते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, सुख के साथी। क्या होगा इनका मतलब, सुख के साथी। सुख के साथी मतलब जब आप अमीर हैं, जब आपके पास को पैसे हैं तब तो वो साथी हैं, जब मुसीबत आएगी तो ये छोड़ के चले जाएंगे, मतलब ही यार जिसको कहते हो वो ही होगा। ऑप्शन ढूंढो, अ पर्सन हु इज फ्रेंडली विद यू एवरीडे। एवरीडे वाला नहीं है ये। अ पर्सन हु इज फ्रेंड्स विद यू ड्यूरिंग द नाइट। रात के दोस्त होते हैं? नहीं, रात वाले दोस्त कुछ और ही होते हैं, खाली ड्रिंक के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट लिखा है कि अ पर्सन हु इज फ्रेंडली विद यू इन डिफिकल्ट टाइम्स। नहीं, ये केवल डिफिकल्ट टाइम्स में दोस्त नहीं होता। ठीक है, ये जो फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं डिफिकल्ट टाइम के होते हैं नहीं। अ पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलाइड ऑन इन टाइम्स। इन टाइम्स का मतलब क्या हुआ, मतलब मुसीबत के समय, दुख के समय। तो मतलब एक ऐसे आदमी, ऐसे लोग जिनकी दोस्ती पर भरोसा नहीं किया जा सकता इन टाइम्स में, मतलब मुसीबत के समय में। तो फेयर वेदर फ्रेंड वो होते हैं जिन पर मुसीबत के समय में आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया इसमें, पहला वाला आंसर हो जाएगा। 1 का क्या हुआ, 1 हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है इसमें, इडियम बताना है कि किसका करेक्ट यूज हुआ है। सब में कोल्ड फीट दिया हुआ है। तो कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, तो इस कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस हो जाना। ठीक, क्या हो जाना, नर्वस हो जाना या इनकॉन्फिडेंट हो जाना, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो, जब नर्वस हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप चला जाएगा, या यूँ कहो कि कॉन्फिडेंस जाएगा तो नर्वस हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा, दोनों बातें एक ही हैं। वॉकिंग बेयर फीट ऑन ग्रास गेव हिम कोल्ड फीट। अब घास पर नंगे पाँव चलने से वो नर्वस हो गया, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है। आगे लिखा है कि रेनिता वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब। वो जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुई, क्यों, किसी गॉट कोल्ड फीट, क्योंकि वो नर्वस हो गई थी, कॉन्फिडेंस उसका चला गया था। ये तो सही यूज हुआ है। आफ्टर टू मच साइकिलिंग अरुण गॉट कोल्ड फीट। बहुत ज़्यादा साइकिल चलाने के बाद वो नर्वस हो गया। साइकिल चलाने का नर्वस होने से क्या लेना देना है। 1 कैन स्विम इजिली विद कोल्ड फीट। ठीक, नर्वस होकर कोई आराम से तैर सकता है, यहाँ कोई मतलब नहीं है भैया, यहाँ कोई साइंस ही नहीं लग रही है इस तरह की। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हुआ कि वो बहुत नर्वस हो गई थी, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन है कौन सा, 3। इसमें क्या करना है आपको,
पैसिव वॉइस बतानी है किसकी, द चाइल्ड ब्रोक मेनी टॉयज इन द शॉप, एक पार्ट ये हो गया। दो सेंटेंस दिए हैं, उनकी पैसिव बनानी है। चाइल्ड ब्रोक मेनी टॉयज, ब्रोक क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, क्या तोड़ा उसने, मेनी टॉयज तोड़े, तो एक तो यहाँ से बनेगा ये वाला, तो मेनी टॉयज हो गया। मेनी टॉयज के बाद ब्रोक है, ब्रोक है तो क्या लगेगा, वर लगेगा, मेनी टॉयज प्लूरल में है, वर होगा, वर के साथ ब्रोकन होगा। चाइल्ड मेनी टॉयज वर ब्रोकन बाय चाइल्ड इन शॉप, या तो मेनी टॉयज इन द शॉप पूरा साथ में ले जाओ, मेनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड, ये हो गया। फिर यहाँ बनाना पड़ेगा ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स, तो थ्रू क्या मतलब क्या होगा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ क्या होगा, वर थ्रोन, यहाँ क्या हो गया, वर थ्रोन, और पेंटिंग्स इधर आ जाएगा और ही इधर चला जाएगा, तो क्या कहोगे, इवन द पेंटिंग्स वर थ्रोन बाय हिम। तो इतना आपको करना पड़ेगा, दोनों साइड में पैसिव बनाना होगा, जिसमें दोनों में पैसिव बना होगा वही सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा। तो चलो पहला देख लो, तो यहाँ पे वर ब्रोकन तो लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे में है बीन, ये वाला जो लिखा है थ्रोन, यहाँ पे है बीन थ्रोन, जबकि दोनों में वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, इसमें भी वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें भी वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म, तो है बीन वाला गलत हो गया, ये गया काम से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वर ब्रोकन, यहाँ लिखा है वर थ्रोन, तो इसमें तो दोनों लग रहा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, मेनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड, ये पहला पोर्शन सही है। इवन द पेंटिंग्स वर थ्रोन बाय हिम, ये इसमें दूसरा वाला पार्ट भी सही, तो ये दूसरा वाला सही होगा। अब हमको आंसर तो मिल ही गया है, अगर आंसर चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, तीसरे वाले में हैव बीन ब्रोकन है बीन नहीं हो सकता है भाई किसी कीमत पर, यहाँ हैज बीन है, तो सेकेंड फॉर्म में हैव बीन नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, तो तीसरा और चौथा गलत है। पहला, तीसरा और चौथा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसलिए केवल दूसरा वाला होगा। बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ग्रामेटिकल एरर पूछ रहे हैं, किसका, देखो लिखा है चिल्ड्रन लिसेंस। चिल्ड्रन कैसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस, चिल्ड्रन क्या है भैया, चिल्ड्रन है प्लूरल नाउन, क्या है, प्लूरल नाउन। इसके साथ जब हम लिसन यूज करेंगे, लिसन ये कि प्लूरल होता है, जब आप इसमें एस लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते हो, गलत हो गया। तो चिल्ड्रन लिसेंस, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट, लिसन सिंगुलर वर्ब, गलत हो गया, तो थर्ड वाला आंसर होगा। होना क्या चाहिए, चिल्ड्रन लिसन में से एस हटा दो, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, किसका, इसका बताना है। समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, कोई ऐसी चीज जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जिस पर विश्वास कर सकते हैं, तो बताओ कोई चीज जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं वो कौन सी चीज होगी। एक्सपेडिएंट का मतलब क्या होता है, कोई उपाय, कोई तरीका, कोई वे, कोई मेथड, कोई डिवाइस, इस तरह की चीज हो जाएगी ना, मेथड हो गया, तो ये तो लगेगा नहीं जिस पर भरोसा करते। क्रेडिबल भरोसेमंद होगा, हाँ कोई ऐसी चीज जिस पर हम भरोसा करते हैं, दैट इज क्रेडिबल। स्परियस का मतलब क्या होता है, फेक, नकली या जाली होता है, इसको कहते हैं फेक। इम्पेंडिंग का मतलब भावी, मतलब जो होने वाला है, इन फ्यूचर, एक दो दिन में जो चीज होने वाली हो, जैसे इम्पेंडिंग डिजास्टर, पास आता हुआ, नजदीक आती हुई मुसीबत, इम्पेंडिंग कहते हैं उसको, जो हमारे करीब होती जा रही है, समय के लिए यूज किया जाता है, पास आता हुआ। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड, बताओ इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है। गाइज, अभी पिछले वाले सेट में मैंने बोला था कि इसी में था गाइज, GUISE, गाइज का मतलब होता है वेशभूषा, ये क्या था, वेश लिखें, भेष लिखें, भेष लिख दे रहे हैं, ये हो गया भेष, ठीक है। तो ये हो गया गाइज, स्पेलिंग सही है इसकी, अरे यार स्पेलिंग सही है तो आंसर इनकरेक्ट होगा ना, अगर इसकी स्पेलिंग सही है तो ये आंसर नहीं हो सकता। लेप्रोस्कोपी की स्पेलिंग गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। एक्चुअली लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, LA होता है, PA होता है, ठीक है, ध्यान रखना, LAPA तब लगाओ RO, उसके बाद स्कोपी, ठीक, बोला जाता है लेप्रोस्कोपी, लेकिन ये PAR होगा, ठीक, यही गलत हो गया। इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक कर, पिछले वाले सेट में आया था इंटरमिटेंट वर्ड, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक करके, और जेनरेट मतलब, इन दोनों की स्पेलिंग सही है, अगर स्पेलिंग सही है तो ये आंसर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो लेप्रोस्कोपी की स्पेलिंग गलत है, क्या स्पेलिंग होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, साथ में इसकी मीनिंग क्या होती है वो सब भी मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, खाली जगह दिया है भरने को, लिखो द गर्ल हैज डैश
चांसेस विनिंग द मैच। कोलोकेटिंग है, कोलोकेटिंग वर्ड का मतलब हुआ कि जो 3-4 वर्ड दिए रहते हैं ना, सब सुटेबल लगते हैं, मोस्ट सुटेबल छांटना है इसमें से। तो यहाँ पर द गर्ल हैज डैश चांसेज विनिंग द मैच, उस लड़की के पास मैच को जीतने का मतलब ज़्यादा चांस है। तो हेफ्टी चांस होगा, हेफ्टी का मतलब होता है मोटा ताज़ा, खूब खाया पिया, ठीक है, जंगली भैंसा टाइप का, ठीक है। तो मोटा ताज़ा चांस नहीं होता, हाई चांस होता है, ठीक है। बाउंटीफुल का मतलब अमाउंट में यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। बाउंटीफुल भरा हुआ, एकदम लबालब भरा हुआ, ठूस ठूस के। लाइट चांस नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लगेगा, हाई चांस। चांस वगैरह के लिए जो ज़्यादा चांस होता है ना, तो उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं क्या, हाई चांस, ठीक है। क्या लगाएंगे, हाई चांस, जिस चीज़ के ज़्यादा चांस होते हैं तो हाई वर्ड यूज किया जाता है। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करना है, फिर से खाली जगह भरनी है। देखो पढ़ लो, द क्रोइंग विच, क्रोइंग विच, इस विच का मतलब क्या होता है, चुड़ैल होती है। क्रोइंग का मतलब क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जो चिल्लाते हैं, बहुत तेज आवाज में, काव काव एकदम से चिल्लाने। क्रोइंग विच रिलीज अ डैश कैकल एज शी टर्न द बॉय इनटू बीस्ट, उस चुड़ैल ने एक लड़के को एक जंगली जानवर बना दिया। तो जब जंगली जानवर बना दिया तो उसने एक कैकल किया। कैकल का मतलब क्या हुआ, लाउड लाफ, लाउड लाफ। लाउड लाफ का मतलब क्या होता है, अरे नहीं, फिल्म वोल्मों में देखा होता है ना, चुड़ैल या सीरियल वगैरह में चुड़ैलें जब हंसती हैं एक बड़ा जोर से ही करके, तो खतरनाक वाली हंसी वही होता है। तो लाफ है एक तरह की, है ना, क्या क्या लाफ है। तो लाफ के लिए क्या होगा, लो लाफ होगा, जेंटल लाफ होगा। भैया देखो, लो और जेंटल तो चुड़ैलों के लिए लागू नहीं होता, सॉफ्ट भी नहीं होता चुड़ैलों के लिए, तो क्या लगेगा, लाउड लाफ ही लगेगा इनके लिए, ठीक है। वो बड़े मंद मंद थोड़े ना मुस्कराएगी। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 9, ठीक है। ये 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया आपका ग्रामेटिकल एरर वाला पोर्शन। तो ग्रामेटिकल एरर में क्या होगा, आप बुक मार्केट है, ठीक है। वाज बीन, भैया देखो इस वाज के साथ बीन नहीं लगता, ठीक है ना। बीन किसके लगेगा, हैज हैव हैड के साथ लगेगा। वाज के साथ क्या लगेगा, अब देखो या तो हम हैज बीन कर दें इसको, ठीक है ना, लेकिन यहाँ लिखा है व्हेन दे रीच्ड देयर, अब रीच्ड लिखा है तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में हो ही गया। पास्ट इंडेफिनिट में होने का मतलब हम इसको हैज में नहीं ला सकते हैं। हमारे पास 2 ही उपाय है, क्या कर सकते हैं, इस वाज बीन को काटेंगे। तो हम या तो यहाँ कर दें हैड बीन, ठीक है, हैड बीन मतलब पहले से ही ये काम हो चुका था, हैड बीन ऑपरेटेड बाय सम रीडर्स। या फिर हम कहें कि मार्केट वाज बीइंग ऑपरेटेड, या तो वाज के साथ बीइंग लगा दें, बीइंग ऑपरेटेड बाय सम रीडर्स इन द स्ट्रीट व्हेन दे रीच्ड देयर, जब वो पहुंचते हैं। तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो या तो हम हैड के साथ बीन लगाएं या तो वाज के साथ बीइंग लगाएं। फिलहाल गलती यहीं पर है, आंसर हमारा कहाँ मिला, ये पहला वाला होगा। ठीक, बढ़ जाएं आगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है पैसिव वॉइस बतानी है आपको, ठीक है। लिखा है somebody is following us, somebody is following us। देखो फॉलोइंग दिया हुआ है, इसके साथ वर्ब की ing फॉर्म है, तो इसमें क्या लगेगा, being होगा, being के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, us पहले आ जाएगा तो इज का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो वी आर बीइंग फॉलोड बाय somebody, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस में मिलता है, वी आर बीइंग फॉलोड, वी आर बीइंग फॉलोड बाय somebody, यहाँ तो ठीक है। और यहाँ somebody had been following ना, somebody is following, एक्टिव वॉइस हो गई, we have been following, भैया have been नहीं होगा ना is following का, तो क्या होगा, we are being followed, पहला वाला हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 में क्या करना है, ये रीअरेंज कर दो। रीअरेंज करना ये तो आप लोगों को आता ही है, बढ़िया से कर लेते हैं। चलो, द इशू ऑफ मतलब कोई मुद्दा है, इशू ऑफ, किसका इशू ऑफ है, तो इशू ऑफ के बाद विकास तो लगा ही नहीं सकोगे लेकिन पढ़ लेते हैं एक तरफ से। द इशू ऑफ आगे लिखा है कंपल्सरी वैक्सीनेशन, व कंपल्सरी वैक्सीन मतलब अनिवार्य रूप से टीकाकरण, इज डिफिकल्ट। आगे लिखा है कि मल्टीपल इंटरेस्ट ऑल प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन। आगे लिखा है बिकॉज द गवर्नमेंट्स नीड टू कंसीडर। फिर लिखा है राइट्स लॉ, ठीक है, राइट्स लॉ एंड स्ट्राइक अ फेयर बैलेंस बिटवीन देम।
तो ह्यूमन राइट्स, ये राइट्स किसके साथ लग रहा है, ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या हुआ, क्यू के बाद एस लगाना तय है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है ना। क्यू एस किस में है, क्यू एस, इसमें क्यू एस है नहीं, इसमें क्यू एस है नहीं, इसमें क्यू एस है, इसमें क्यू एस है, दो में है क्यू एस, पहला और दूसरा कट गया, बचा तीसरा और चौथा। तो इसमें क्या लगाएंगे भैया आप, क्यू एस पहले होगा कि बाद में होगा, तो पहले हम चेक करके देख लेते हैं ना कि क्यू एस पहले होगा कि बाद में होगा। पढ़ लो एक बार और से, क्या एस पे एंड हो रहा है, क्यू एस पे एंड हो रहा है, एंड तो हो सकता है बिटवीन देम, क्यू एस हो सकता है। तो द इशू ऑफ, इशू ऑफ क्या, इशू ऑफ मुद्दा किसका है, मुद्दा है कंपल्सरी वैक्सीनेशन का, इज डिफिकल्ट, ये कठिन है, तो अब आर लगा दो, क्यों कठिन है, द इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन इज डिफिकल्ट, कंपल्सरी वैक्सीनेशन का मुद्दा बहुत डिफिकल्ट है। अब इसके बाद कारण बता दो सीधे, क्यों कारण है, क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज द गवर्नमेंट्स नीड टू कंसीडर, क्योंकि गवर्नमेंट को जरूरत है, उसको कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, मल्टीपल इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, समझ गए। तो पहले क्या लगाना है हमको, पी लगाना है, फिर आर लगाना है, ठीक है, तो पहले पी फिर आर फिर क्यू फिर एस होगा, यहाँ इसके बाद डिफिकल्ट के बाद रीजन लगाना है, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये चौथा वाला हो गया, पी आर क्यू एस। अब आ जाओ अगले में, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में फिर वही एक रीअरेंजमेंट करना है, ये अब की बार वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा है, हेल्दी मोटा ताज़ा है, तो चलो बढ़िया से इनसे निपटना पड़ेगा। आगे चलो शुरू करें, पढ़ते हैं इनको। लिखा है कि द डिवीजन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर, द डिवीजन कुछ डिवाइड किया गया है भाई, तो किस क्या डिवाइड, यहाँ द डिवीजन लिखा है, द डिवीजन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर which allows for different वेजिटेशन ग्रोथ। इन्होंने कोई कुछ डिवाइड किया किसी ने, वो टेम्परेचर पर बेस्ड था और ये अलाउ करता है कि अलग अलग तरह की वेजिटेशन पौधों के ग्रोथ के लिए। आगे आ जाओ, कोपन, ये कोई कोपन है, कोपेन्स मैप यूज्ड डिफरेंट कलर्स, कोपेन का जो मैप था उसमें डिफरेंट कलर यूज किए गए थे, एंड शेड्स टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्लाइमेट जोन ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के डिफरेंट क्लाइमेट जोन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कलर और शेड यूज किए गए थे, तो ये कोपेन का मैप था। आगे लिखा है व्लादिमीर कोपेन, तो व्लादिमीर कोपेन यहाँ पूरा नाम दिया है, यहाँ आधा नाम दिया हो, तो किसी भी कीमत पर आर पहले आएगा क्यू बाद में आएगा, 100% गारंटी है। व्लादिमीर कोपेन डेवलप्ड अ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन्होंने एक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया था एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसी में कहीं पे हम लोगों को मिला था सिस्टम है एक, हाँ नीचे मिला, द सिस्टम डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन्स, तो इन्होंने जब देखो यहाँ पे लिखा ना आ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो आ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम आर पहले हो जाएगा, आर के बाद यही लिखा है द सिस्टम, ये कौन से सिस्टम की बात हो रही है, यही क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात हो रही है, तो इसके बाद एस लगा दो, आर के बाद क्या लगा दिया, एस लगा दिया। एस में क्या हुआ कि द सिस्टम डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू क्लाइमेट जोन्स, तो ये इन्होंने उसने इसको क्लाइमेट जोन्स में डिवाइड किया। अब क्लाइमेट जोन्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, और देखो क्लाइमेट जोन्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है ना, द डिवीजन यहाँ डिवाइड किया है इन्होंने, और पी में क्या हुआ, द डिवीजन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, तो अब क्या लगा दो, अब पी लगा दो, जाहिर सी बात है, एस के बाद पी लगा दो, आर एस पी क्यू हो गया। तो आर एस पी क्यू वाला आंसर कहाँ दिया हुआ है, आर एस पी क्यू वाला आंसर ये दिया हुआ है आपका 12वें में, ठीक है, तो आर एस पी क्यू लगेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 3 हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या करना है इसमें करना है करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट में दिया हुआ है द डॉक्टर सेड, ये इतना हो गया। यहाँ जहाँ डायरेक्ट लगा है यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा देना। दे हैड, तो दे मतलब क्या हुआ, दे लगाने के मतलब ये डॉक्टर का प्लूरल बनाया गया, तो यहाँ पर वी होना चाहिए। ये हैड है, तो हैड तो दो चीज़ों से बन सकता है, या तो हैव का बना होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म का बना होगा। तो या तो यहाँ हैव लगा रहा होगा, आई हैव होगा, दे वी हैव होगा। परफॉर्म्ड देयर बिट का मतलब क्या हुआ, यहाँ देयर की जगह आवर लगेगा। तो एक तो लिखा द डॉक्टर सेड वी परफॉर्म आवर बिट, परफॉर्म्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया इन्होंने, बन इसका भी सकता है, तो ये ले लो। वी आर परफॉर्मिंग होगा नहीं, वी हैड का होगा नहीं, फिर होगा वी हैव परफॉर्म्ड आवर बिट, दो हो गए। अब ये दो चांस बन रहे हैं।
डॉक्टर ने कहा कि वी हैव परफॉर्म्ड ऑर्बिट और डॉक्टर ने कहा कि वी परफॉर्म्ड ऑर्बिट। तो डॉक्टर ने कहा कि हमने अपना काम कर दिया है या हमने अपना काम कर दिया था। तो जब कोई आदमी कहता है कि हमने अपना काम कर दिया है तो वो अभी अभी करने के बाद, काम पूरा करने की बात होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट नहीं, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट गलत हो गया। हालांकि अगर इसका हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट वाले का, इस वाले का बनाते हैं तो भी इनडायरेक्ट बनेगी वही जो क्वेश्चन में है, लेकिन जब उसकी हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने लगेंगे तो हमें ये भी देखना होगा कि काम अभी हुआ पूरा या थोड़ी देर पहले हुआ है, ठीक है, या कुछ पहले हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है ना ये सेंटेंस, हमने अपना काम पूरा कर दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं दे रहा। इसलिए इसमें आंसर कौन सा होगा, ये चौथा वाला होगा, पहला वाला इसीलिए गलत किया गया, वरना ठीक तो वो भी था। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है एप्रोप्रिएट साइनोनिम किसका, डेमोलिश का। डेमोलिश का मतलब क्या होता है, ढहा देना, ये ढहा होता है, ढहा देना। अब ढहा देना क्या होता है बच्चा लोगों, ढहा देना होता है कोई बिल्डिंग वगैरह उसको गिरा देना, बुलडोजर लगा के तहस नहस कर दिया, तो ये ढहाना होता है। फैब्रिकेट मतलब बनाना होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, ढहा देना, रूइन मने हो सकता है, तो ये साइनोनियम आपका हो गया। शेप का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को आकार देना, मतलब आप बना रहे हैं, क्रिएट का मतलब बना रहे हैं, तो ये बनाने के सेंस में आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। तो अब कौन सा होगा आपका आंसर, केवल 2 वाला हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, देखो साइनोनियम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। तो साइनोनियम बताना है, किसका साइनोनियम बताना है, अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, एक्चुअली अंडरलाइन क्या किया है, फ्रूगल किया गया है। ठीक है, मैं इसमें अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, मुझे याद है कि वो कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो फ्रूगल होगा यहाँ पे अंडरलाइन। तो बताओ, ट्राई टू बी फ्रूगल विद योर हार्ड अर्नड मनी। अपनी जो हार्ड अर्नड मनी है, अपनी जो मेहनत की कमाई है, उसके लिए क्या रहिए आप, फ्रूगल रहिए। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है फिजूल खर्ची मत करो, समझदारी के साथ बचा बचा के खर्च करो। तो मितव्ययी का साइनोनियम क्या होगा, नेग्लिजेंट, लापरवाह होगा, ये होगा नहीं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, ये साइनोनिम हो गया आपका। ऑनेस्ट होना यहाँ पे खर्च करने से रिलेटेड में ऑनेस्ट नहीं आता। इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान, और इम्प्रूडेंट का मतलब क्या हुआ, जिसके पास बुद्धि नहीं है, इसके मतलब आप कह सकते हो कि यह मूर्ख है। ठीक है, समझ गए बात को। तो अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन नंबर 15 में जो फ्रूगल वर्ड है, फ्रूगल का साइनोनियम क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। क्लियर, इसका अपोजिट पूछते तो क्या हो जाता, इसके अपोजिट में पूछते तो एक्स्ट्रावेजेंट हो जाता है, स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाता है, लेविश हो जाता है। ठीक है, लुटाऊ टाइप के लोग होते हैं जो फिजूल पैसा खर्च करते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में अंडरलाइन पार्ट को आप बताना है करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग, ये पीस, इसकी जगह पर इसकी स्पेलिंग सही है, लेकिन क्या ये वर्ड सही है, तो इसकी जगह पर जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड है वो आपको लाना पड़ेगा। तो पढ़िए पहले, हैंड ओवर द पीस ऑफ पेपर। ओहो, द पीस ऑफ पेपर मतलब कागज़ का वो टुकड़ा। तो इस वाले सेंस में पीस का जो वर्ड यूज किया जाएगा वो कौन सा वाला होगा, वो होगा PIECE। और ये जो पीस लिखा हुआ है PEACE, ये क्या होता है, इस पीस का मतलब होता है शांति। ठीक है, जबकि हमें देना है क्या, उसका कागज़ का टुकड़ा लेना है। ठीक है, पीस ऑफ पेपर टू मी सो दैट आई कैन इवेल्युएट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एमोरस क्लेम्स। तो कौन सा पीस होना चाहिए था, ये PIECE होना चाहिए। तो अब देखो पीसेस क्यों नहीं लगा सकते, तो इसके पहले क्या लिखा है बच्चा, दैट लिखा है। दैट लगाओगे तो प्लूरल नहीं लगा सकते ना, तो दैट के साथ हम प्लूरल, ये वाले पीसेज की स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, क्योंकि आई पहले होना चाहिए, ई बाद में होना चाहिए। क्लियर ना, ठीक है, पीस में आई पहले होता, ई बाद में होता, ई आई वाले तो दोनों हो ही नहीं सकते। और ये दूसरा वाला जो पीसेस था प्लूरल में दे दिया था, जबकि इससे पहले दैट लगा है, सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगी हुई है ना, तो इसलिए सिंगुलर लगेगा उसके बाद। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 में क्या कर रहा है, 17 में करना है साइनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन क्या किया, ये कैलेमिटी अंडरलाइन किया हुआ है, इसका साइनोनिम बताना है आपको, पर्यायवाची बताना है। कैलेमिटी के मतलब क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा होती है। क्या होती है, प्राकृतिक आपदा, जैसे सुनामी हो गई, बाढ़ हो गया, भूकंप वगैरह हो गया, इस तरह से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ज्वालामुखी फूट गया, ये प्राकृतिक आपदा।
नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द एनवायरमेंटल कैलेमिटी, जो ये पर्यावरणीय आपदा आई है उसके लिए कोई तैयार नहीं था। दैट हिट, जो कि हिट की थी टाउन को इन द मिडिल ऑफ द नाइट, आधी रात को। ठीक है, ये बात होगी। तो प्राकृतिक आपदा हो गई ये। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में गिरावट आना, तो ये डिग्रेडेशन तो यहाँ होगा नहीं। स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है, ये भी नहीं होगा। डैमेज का मतलब क्या होता है, डैमेज का मतलब जो तोड़ फोड़ हुआ है, जो नुकसान हुआ है वो होता है, तो ये तो मैन मेड हो जाता है ना, तो ये लगेगा नहीं। कैटेस्ट्रॉफिक मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, तो यही आपका आंसर होगा नंबर 4 वाला। ठीक है, अब आ जाओ तो 18 पे कर लेते हैं हम लोग। तो 18 में क्या है दिया हुआ, 18 में है भैया एंटोनीम बताना है आपका। किसका, अबंडेंट का। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा। अबंडेंट मतलब ढेर सारा अमाउंट में हो कोई चीज़। तो अपलेंटी क्या हो गया, ये साइनोनिम हो गया। ठीक है, अबंडेंट का प्लेंटी क्या है, साइनोनिम हो गया। प्लेंटीफुल क्या हो गया, ये भी साइनोनिम हो गया। मिनिमल क्या होता है, कम से कम, जरा सा, ये एंटोनीम हो गया। और फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया, एंटोनीम हुआ इसका। मिनिमल का मतलब बहुत अल्प मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, ये अल्प हो गया। क्लियर, 18 हो गया। अब 19 पे आ जाओ। तो ये रहा आपका 19 में देखो फिर PQRS लगा हुआ है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो वी लुक्ड फॉर, क्या किया, वी लुक्ड फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या, हम ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे, ढूंढो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एट लोकेशंस इन द, आगे लिखा है जीनोम दैट आर नॉट वेल स्टडीड इन, आगे लिखा है एप्पल एंड लुक्ड फॉर, फिर से मिला एंड लुक्ड फॉर, लिखा कि व्हिच कंपाउंड्स वी कुड आइडेंटिफाई एंड व्हिच हैड न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो इस वाले में तो काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। इन्होंने लिखा है कि व्हिच कंपाउंड्स वी कुड आइडेंटिफाई, यहाँ विच के साथ एक आ गया विच, और यहाँ पे फिर एंड के साथ लगा दिया विच हैड। तो मतलब आर के बाद एस लगाना है और एंड में आएगा, ये बात भी तय है। आर के बाद किस में एस है, इसमें है एस, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो ये PQRS वाला, यही वाला लगेगा। PQRS सीधा सीधा लगा हुआ है। वी लुक फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को की तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एट लोकेशंस इन द जीरोम, तो लिखा है इन द के बाद क्या लगा है, जीनोम, जीनोम के बाद लगा दिया दैट के बाद आर नॉट वेल स्टडीड इन एप्पल, जो जीनोम हम लोगों ने एप्पल में स्टडी नहीं की है। एंड लुक्ड फॉर, ये लुक्ड फॉर लिखा है यहाँ फिर एंड लुक्ड फॉर आ गया, तो PQRS सबसे सुटेबल है। ठीक, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसमें, 20 में। तो 20 में क्या करना है, फिर से PQRS, तो हो गई जी। चलो लगाते हैं फिर से PQRS 20 वाला। इसमें लिखा है कि इट इज, अब इट से तो शुरू नहीं हो सकता भाई। इट इज कंसीडर्ड द बिगेस्ट कार्निवाल इवेंट इन द वर्ल्ड, इसे दुनिया का सबसे सबसे बड़ा कार्निवाल माना जाता है। किस कार्निवाल की बात करें, यहाँ रियो कार्निवाल दिया हुआ है, तो अब ये बी पहले आएगा, किसी भी कीमत पर बी पहले आएगा। तो रियो कार्निवाल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट, तो सबसे हर साल रियो कार्निवाल मनाया जाता है। तो बी से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होने का मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब बी के बाद ए लगेगा या फिर सी लगेगा, ये देखना होगा हमको। ठीक है, तो बी के बाद क्या लगाना चाहिए हमको, बातों से, लेकिन पहले पूरा पढ़ लेते हैं तब ना। अ टिपिकल रियो कार्निवाल इज फिल्ड विद फ्लोट्स, रेवलर्स, रेवलर्स कौन होते हैं, पीने वाले, एंड एडॉर्नमेंट्स फ्रॉम न्यूमरस सांबा स्कूल्स इन रियो। आगे लिखा कि एवरी स्कूल, यहाँ स्कूल्स की बात हो रही है, फिर यहाँ स्कूल की बात हो गई, तो सी के बाद डी लगा दो। सी के बाद डी वाला कम्बिनेशन तय है और सबसे पहले बी होगा। ठीक है, सी डी का कम्बिनेशन ढूंढ लो, किसमें किसमें मिला, इसमें सी डी का कम्बिनेशन नहीं मिला। यहाँ देखो, यहाँ पे सी डी का कम्बिनेशन है, तो सी डी का कम्बिनेशन, बी पहले है, सी बाद में है, तो ए बाद में आ जाएगा। तो हम ए बाद में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। मामला बहुत उलझ गया है इन दोनों में, जो जुगाड़ हमारा चलता था वो जुगाड़ काम नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से पढ़ के देखते हैं, आपको फिर समझाते हैं। बी पहले होगा, ये तय बात है, रियो कार्निवाल। अब हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, बी के बाद ए लगेगा या सी लगेगा, केवल इतनी सी बात हो रही है। सी के बाद तो डी लगाना ही लगाना है। तो देखो, रियो कार्निवाल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट। उसके बाद क्या है, अ टिपिकल रियो कार्निवाल,
इज फिल्ड विद डैश डैश डैश। यहाँ लिखा है इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवाल इवेंट इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसको बिगेस्ट कार्निवाल मानते हैं। उसके बाद इसकी विशेषता बताएंगे। तो पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, ठीक है। रियो कार्निवाल सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, इसको दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवाल माना जाता है। फिर इसकी विशेषता बताएंगे कि एक जो टिपिकल रियो कार्निवाल होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बी के बाद ए होगा, ठीक है, बाद बी के बाद ए होगा, बाद में सी डी लगा लो, ठीक है। तो ये रहा आपका बी ए सी डी, कौन सा ऑप्शन, ये बी वाला हो गया, बी ए सी डी वाला हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब आई थिंक अब आपको यकीन हो गया, संतोष मिला होगा ना, नहीं तो कन्फ्यूजन रहता है जब तक उसको सही से अरेंज ना कर देना, तो बच्चों को भी मन में कन्फ्यूजन रहता है ये कैसे कर दिए। अब ठीक समझ में आया होगा। अच्छा चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25। क्या करना होता है इसमें आप लोगों को, ये तो आपको पता ही है ना कि 21 से 25 में क्या करना होता है। ये रहा 21 से 25। तो क्वेश्चन नंबर 21 एक पैराग्राफ दिया है, इसको भरना है आपको, ठीक है। इसके पहले पढ़ना पड़ेगा, इसको लिखा है स्वामीनाथन हैड अ टेबल। स्वामीनाथन नाम सुना होगा आपने। स्वामीनाथन के पास एक टेबल हुआ करती थी, ऑन विच ऑल हिज थिंग्स, उसी मेज पर उनकी सारी चीजें पड़ी रहती थी। उनका कोट, उनकी कैप, स्लेट, इंक बॉटल, बुक्स, सब वर थ्रोन इन अ कंफ्यूज्ड डैश। अब सोचो एक मेज पर अगर कोट, कैप, स्लेट, इंक बॉटल, बुक सब कुछ रखी होगी तो कैसे होगा। इन डैश लिखा, इन अ कंफ्यूज्ड डैश। अब यहाँ लगाओगे कंफ्यूज्ड डैश, कंफ्यूज्ड मैनर में होगा, ढेर ही बना होगा। आगे ही सैट ऑन हिज स्टूल, अपनी स्टूल पर बैठते थे। एंड शट हिज आइज, अपनी स्टूल पर बैठते थे, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद, ऐसे बंद करके क्या करते थे। डैश व्हाट वर्क ही हैड फॉर द डे, आज उनको क्या काम करना है, तो आंखें बंद करके यहाँ क्या करते थे, सोचा करते थे। फर्स्ट ऑफ कोर्स, तो सबसे पहले क्या करते थे वो, देयर वाज अर्थमेटिक, सबसे पहले मैथमेटिक्स। उसके बाद दोज 5 डैश, यहाँ पर 5 क्या करते थे, 5 सवाल लगाएंगे। इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, याद है प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो 5 वो सवाल लगाएंगे। देन देयर वाज इंग्लिश, उसके बाद अंग्रेजी का नंबर आता था। तो ही हैड टू कॉपी डाउन आ पेज फ्रॉम द इंग्लिश लेसन, तो इंग्लिश लेसन से एक पेज कॉपी करते थे। उसके बाद क्या करते थे, राइट डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी से उसकी मीनिंग निकाल के लिखा करते थे। आज ऑफ डैश वर्ड्स, मतलब क्या हुआ, मीनिंग किसकी डिक्शनरी से ढूंढी जाएगी, डिफिकल्ट वर्ड की ढूंढी जाएगी, तो यहाँ डिफिकल्ट वर्ड लग जाएगा। एंड देन देयर वाज ज्योग्राफी, उसके बाद भूगोल का नंबर आता था। एंड ओनली 2 आवर्स, केवल 2 घंटे में वो सारा काम करते थे। बिफोर हिम टू डू ऑल दिस हीप ऑफ वर्क, ये सारा का सारा काम करने के लिए उनके पास केवल 2 घंटे का वक्त होता था। एंड गेट डैश फॉर द स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार भी होना पड़ता था। तो चलो भर तो लिया हमने यहीं से सारा का सारा, एक एक करके शुरू करो। तो सबसे पहले क्या होगा कि उनके सामने एक मेज थी, मेज पर सारी चीज़ों का ढेर लगा होता था, सब एक में गड्ढ करके मिक्स करके रखे होंगे। तो इन अ कन्फ्यूज्ड डैश, तो मतलब क्या होगा, इन अ कन्फ्यूज्ड डील, इन कन्फ्यूज्ड ऑर्डर, इन कन्फ्यूज्ड हीप या इन कन्फ्यूज्ड लोड, तो हीप होगा। ढेर एक तरह ढेरी पड़ी होती थी ना, वहाँ पे हर चीज़ का एक ढेर लगा होता था। तो कन्फ्यूज्ड ऑर्डर नहीं होगा, कन्फ्यूज्ड हीप होगा, ठीक है, कर्म थोड़े उल्टा पुल्टा हो रहा है, ढेर लगा हुआ है। उसके बाद वो आंखें बंद कर लेते थे, स्टूल पर बैठ करके थोड़ी देर के लिए कुछ सोचते रहते थे। तो चलो सोचते हैं, सोचने के लिए क्या लगाओगे, टू सोचना, टू रिकलेक्ट, ये हो सकता है सोचने के लिए। टू इमेजिन नहीं, कल्पना करने के लिए नहीं, वो सोचते थे, प्लान बनाते थे कि क्या पहले करना है। तो इमेजिन नहीं होगा, एस्टिमेट नहीं होगा, गेस नहीं होगा, क्या होगा, रिकलेक्ट होगा। तो वो सोचने के लिए बैठ जाते थे सबसे पहले वहाँ पे, ठीक। चलो पसीना हो गया है गर्मी के मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 वाले पे, ब्लैंक नंबर 3। यहाँ पे क्या करना था, तो मैथमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस के 5 सवाल करने होते थे इनको। तो क्या डिस्प्यूट्स, अरे नहीं डिस्प्यूट थोड़ा होगा ना, डिबेट है यहाँ पर, ना कंडीशंस है यहाँ पर, क्वेश्चंस नहीं है तो पजल्स लगा लो, और क्या। तो ये पजल्स हो जाएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या होगा, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो आ जाओ, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो ये रहा आपका चौथे नंबर पे। तो मीनिंग ऑफ कैसे वर्ड्स होंगे, विजिबल वर्ड होंगे कि डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, जाहिर सी बात डिफ़िकल्ट होंगे, रिजिड वर्ड नहीं होगा, ऑकवर्ड वर्ड नहीं होगा, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो ये चौथे में लग गया। 5वें में आ जाओ, आप क्या करेंगे, 5वें फिलर में ये दिया हुआ है कि तो स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे। तो गॉट रेडी फॉर स्कूल, अलर्ट फॉर स्कूल, फिक्स फॉर स्कूल, फिक्स। तो यहाँ क्या होगा, गेट रेडी फॉर द स्कूल। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। कौन सा सेट था ये
ये सेट नंबर 30 था। 30 × 25 करोगे तो कितना नहीं रहेगा, 750 के आसपास आ जाएगा। ठीक, 750 ही आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग 30 सेट कर चुके हैं। अब आपके पास केवल बचे हैं कितने, 10 सेट शेष बचे हुए हैं, और आने वाले 10 दिनों में हम इन 10 सेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है। अब आप प्रीवियस पेपर भाई लगाते रहो, लगातार लगाते रहो। डेली एक प्रीवियस पेपर लगाया करो, डेली एक मॉक दिया करो, और अब पढ़ना वढ़ना बंद कर दो, कुछ नई चीज़ें ना पढ़ो। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं बचा है, 1 महीना बचा है, इन 1 महीनों में नया मत पढ़ो, ग्रामर सीखना मत शुरू करो। सोचो कि अब चलो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं, अब टेंस पढ़ लेते हैं, अब ये सब ना पढ़ो। अब खाली एक काम पे एक सूत्रीय कार्यक्रम रखो, प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट, बस यही काम करो। ठीक है, सलाह मानो मेरी, अच्छा रिजल्ट होगा। क्लियर है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, मान लो जैसे आप ग्रामर लगा रहे हो, जैसे एक पेपर लगा रहे हो, पेपर लगाने में कोई रूल फंस गया, कोई रूल अटक गया, तो वो देख लो, वो देखने को मना नहीं कर रहा हूं। मत ग्रामर सीखना शुरू मत करो, अब ग्रामर पढ़ाई किताब उठा के पढ़ना मत शुरू करो। हाँ, कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आ रही है तो अपने नोट्स बना रखे हैं जो ग्रामर के, उसे चेक कर लो, या आपको दिक्कत हो रही है हमको मैसेज कर दो, हम बता देंगे आपको इसमें क्या होगा, बात खत्म होगी, समझा देंगे। फ़ोन कर सकते हो यार, सीधे सीधे फ़ोन कर लिया करो मुझे, सर ये प्रॉब्लम है, या मैसेज करो, क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेजो, सर इसमें दिक्कत आ रही है, मैं बता दूंगा। कहाँ ढूंढोगे किताब में आप घंटा भर, तुरंत बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये काम करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, सिलेक्शन आपके पास होगा, ये दिन आपका है। ठीक है, ये दिन क्या, ये साल आपका है, निकाल लेंगे आप लोग, फिर आप मिठाइयाँ भिजवाइएगा मुझको। ठीक है, तो मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।